हमारा लड़का दुकान से बाहर निकला और आसपास टहलने लगा। उसी समय एक भीड़ दुकान की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लोगों ने तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे निकाले और दुकान की ओर दौड़ने लगे। लू शेन का ध्यान उन पर था और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शांत होने के बाद उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। लू शेंग ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उसने जो भेष धारण किया था वह गायब होने लगा, ऊर्जा में परिवर्तित होने लगा। खुशी से भरी निगाहों से लू शेंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह संतुष्ट था। आखिरकार मिल्टन चाओचियू का भाई था और वह उसे मार नहीं सकता था, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी चाल चलना एक स्वीकार्य विकल्प था। लू शेंग ने अपना फोन निकाला, उसे चालू किया और उसमें ब्राउज करने लगा। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाली मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जगह पर खबर फैलने की गति नीले ग्रह पर फैलने की गति से दोगुनी से भी ज्यादा थी। खबरों के अनुसार काउंट का बेटा मिल्टन क्रूर और अमानवीय था और उसकी कुछ खास पसंद नापसंद थी। इसलिए महिलाओं को अपने छोटे सुअरों की अच्छी तरह से रक्षा करने की चेतावनी दी गई थी। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमकने लगीं। अफवाहें पहले ही फैल चुकी थीं, जिससे मिल्टन के लिए अब अपना नाम साफ करना नामुमकिन हो गया था। ये देखकर वह संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सका। उसके लिए इस तरह का तुरंत बदला उसे सिर्फ पिटाई से मिलने वाली राहत से कहीं ज्यादा राहत देता था। लू शेंग ने अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखे और सीटी बजाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि आज का दिन अच्छा है। कुछ दिनों बाद लू शेंग लैन के अंतरिक्ष यान में गया। वह और लैन दिव्य सिंहासन अकादमी की यात्रा पर निकल पड़े। शांत दृष्टि से लैन ने अपना हाथ बढ़ाया और हमारे लड़के को समझाया कि सेलेस्टियल अकादमी प्रत्येक तारा क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है और केवल सर्वोच्च प्रतिभा वाले मार्शल प्रतिभावानों को ही प्रवेश मिलता है। एक बार भर्ती होने के बाद वे पूरे क्षेत्र के सर्वोत्तम संसाधनों, लाभों और विरासतों का आनंद ले सकते थे। लू शेंग ने अपनी बाहें पार की और जिज्ञासा भरे भाव से चुपचाप सुनता रहा। लैन ने कई शक्तिशाली योद्धाओं की कल्पना करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि प्रत्येक छात्र को एक महान कुलीन की तरह माना जाता था, जिसका दर्जा विस्काउंट के बराबर था, क्योंकि उसके सबसे कमजोर स्नातक भी कम से कम 11वीं कक्षा तक पहुंचते थे, न कि कोई भी 11वीं कक्षा तक। भ्रमित दृष्टि से लू शेंग ने लैन से पूछा कि क्या वह सेलेस्टियल अकादमी में प्रवेश पाने में सफल रहा है। ये सुनकर लैन का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित हो गया। वह शांत भाव से चुपचाप सोचने लगा। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपना सिर हिलाया, ये स्वीकार करते हुए कि उसकी प्रतिभा प्रवेश पाने लायक नहीं थी। इसके बजाय वर्तमान कानून प्रमुख लॉर्ड आंद्रे वास्तव में दिव्य अकादमी से स्नातक थे और मुश्किल से 5000 साल की उम्र में पहले से ही स्तर 12 के योद्धा थे। उन्होंने अपनी उंगली से हमारे लड़के की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट किया कि उसकी प्रतिभा के साथ प्रवेश परीक्षा पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर वह अलग दिखता तो उसे तियानची प्रणाली के मुख्य तारे पर स्थित दिव्य अकादमी के मुख्य मुख्यालय में जाने का अवसर भी मिलता। लू शेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लैन को उस पर इतना भरोसा था, जबकि लैन की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। उसने बताया कि यही वह असली जगह है जहां ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे और अनगिनत जातियों के कुलीन लोग लड़ते थे। वहां सामान्य प्रतिभाओं को बिना किसी निशान के कुचल दिया जाता था, जिससे तुलना करने पर यमक सिंह क्षेत्र दयनीय रूप से छोटा और महत्वहीन लगता था। लू शेंग ने कुछ उलझन में महसूस करते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसे यह अविश्वसनीय लगा कि वह क्षेत्र इतना छोटा क्यों समझा जाता था, क्योंकि वह उसमें जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान भी नहीं खरीद सकता था। लैन कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फिर उसने हमारे लड़के को घूरना शुरू किया और 2 उंगलियां दिखाते हुए बताया कि सेलेस्टियल अकादमी मूल रूप से हर 1000 साल में एक बार ही छात्रों की भर्ती करती है।
आखिरी बार 300 साल पहले हुआ था, और परंपरा के अनुसार उसे 700 साल और इंतजार करना होगा। लू शेंग चुपचाप लैन की बात सुनता रहा, एक प्रसन्न मुस्कान के साथ। लैन ने ये भी कहा कि वे भाग्यशाली थे। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रकट हुआ था जिसने प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए सेलेस्टियल अकादमी की तारकीय वंशावली योजना का उपयोग करने का अनुरोध किया था, और वे इस प्रभाव का लाभ उठाकर साथ में परीक्षा देंगे। अगर हमारा लड़का मानक पर खरा उतरता तो उसे असाधारण रूप से प्रवेश मिल सकता था। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सामान्य प्रतीक्षा अवधि 700 वर्ष थी, और वह सोच रहा था कि किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास इसे बदलने का अधिकार होगा। लैन ने नारंगी बालों वाले एक शक्तिशाली योद्धा की कल्पना करना शुरू कर दिया और बताया कि अंतरिक्ष मार्क्विस लानो का पुत्र लैन चे 13वें स्तर के योद्धाओं के एक परिवार से था, जिसकी ख्याति 10 तारकीय क्षेत्रों में फैली हुई थी। जब उसने बताया कि लानो परिवार की उत्पत्ति यामू क्षेत्र में हुई थी और यह 50,000 से भी अधिक वर्षों से सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं और योद्धाओं का पालना रहा है, तो उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। मार्क्विस लानो हमेशा अपनी जड़ों के प्रति वफादार, उनके वंशज योग्यता परीक्षणों में भाग लेने के लिए यामू क्षेत्र में लौट आए। उनके दूसरे बेटे लैन चे ने पिछले परीक्षणों में पहले ही साबित कर दिया था कि उनमें 5 सितारा मूनलाइट स्तर की असाधारण जीवन स्थिति है, और उम्मीद थी कि इस बार वह याओरी स्तर तक पहुंचने में एक नई सफलता हासिल करेंगे। लियू शेंग ने अपना संयम नहीं खोया और जिज्ञासु भाव से पूछा कि क्या असाधारण जीवन स्थिति ठीक नहीं हुई है, बल्कि लगातार बेहतर हो सकती है। लैन ने गंभीर स्वर में स्वीकार किया कि हालांकि यह बहुत मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं था। एक स्तर 13 योद्धा अगर दृढ़ निश्चयी हो तो ये सुनिश्चित कर सकता था कि उसके वंशजों में उसके जैसी शारीरिक प्रतिभा हो। उदाहरण के लिए, अपनी सभी संतानों को संशोधित जीनोम वाले नवमानव बनाकर। लियू शेंग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और चुपचाप सोचने लगे। यह विचार कि जीनोम को भी संशोधित किया जा सकता है उन्हें पूरी तरह से बेतुका लगा। लैन ने आंखें बंद कर लीं और बताया कि आखिरकार ये सिर्फ एक नकल है और एक कृत्रिम उत्पाद है जो 70% तक पहुंचने में सक्षम है। जब उसने स्पष्ट किया कि आधे तक पहुंचना भी असाधारण बात है, तो उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं। उसने समझाया कि असाधारण जीवन स्थिति इस ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत और रहस्यमय अस्तित्व है, और हमारे लड़के जैसी जन्मजात स्थिति वाला प्रत्येक नमूना एक अत्यंत मूल्यवान आधार सामग्री है। लियू शेंग चुप रहा और कुछ उलझन में पड़ गया। लैन ने अपना हाथ बढ़ाया और शर्त लगाई कि जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो अनगिनत नक्षत्रीय कुलीन अपनी बेटियों का विवाह उससे करने के लिए उत्सुक होंगे, जिससे वह तुरंत इस तारामंडल में सबसे अधिक मांग वाला दामाद बन जाएगा। लियू शेंग ने अपना सिर छूना शुरू किया और एक बनावटी मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए लैन से मजाक में कहा कि अगर उसकी कोई बेटी होती तो अपनी दोस्ती की खातिर वह इस पर विचार भी कर सकता था। ये सुनकर लैन अपनी मुठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि उसके कई वंशज हैं। हमारा लड़का घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है और शायद एलियंस को विनम्र अस्वीकृति का मतलब समझ नहीं आया। घबराई हुई मुस्कान के साथ लियू शेंग ने इनकार में हाथ हिलाना शुरू कर दिया, ये समझाते हुए कि यह एक मजाक था, और बताया कि उसकी पहले से ही एक पत्नी है। जबकि लैन की आंखें चमक रही थीं। मुस्कुराते हुए उसने सवाल किया कि उसके पहले दर्जे के किसी व्यक्ति के लिए जीवन साथी कैसे हो सकता है। लियू शेंग अपनी समाधि से बाहर आया और कुछ उलझन में पड़ गया। लैन ने कहा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति को हर जगह सुंदरियों से घिरा होना चाहिए। उसे बस अपने वंश को छोड़कर चले जाना था, क्योंकि यह उनके लिए एक आशीर्वाद था। लियू शेंग खुद को एक सिंहासन पर बैठे और महिलाओं से घिरे होने की कल्पना करने लगा। इस विचार से वह टमाटर की तरह लाल हो गया।
वह जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी पत्नी उसे माफ नहीं करेगी। लैन ने अपनी गोली दिखाना शुरू किया और लियू शेंग से पूछा कि क्या वह उस व्यक्ति को जानता है। लियू शेंग अपने विचारों से बाहर आया और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, जिससे वह कुछ उत्सुक हो गया। गोली पर एक वांटेड पोस्टर लगा था, जिस भेष में लियू शेंग ने मिल्टन को वह सब कुछ दिया जिसका वह हकदार था। लियू शेंग सदमे में आ गया, जबकि लैन चुपचाप उसे देख रही थी। लियू शेंग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने मन ही मन उस आदमी को जानने से इनकार कर दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसका रूप बदलने पर राहत महसूस कर रहा था, हालांकि नतीजा बहुत बुरा हुआ था। घृणा से भरी नजरों से लैन ने खुलासा किया कि इस व्यक्ति को शी का परिवार ढूंढ रहा था, जो कुछ समय से उसके पीछे पड़ा था। कहा जाता है कि उसने मिल्टन को हास्यास्पद बना दिया था। लियू शेंग ने दिखावा करना शुरू कर दिया और कहा कि उस आदमी को ये सब मिलना ही था, ये कहते हुए कि अगर मिल्टन की बहन के साथ उसके संबंध न होते तो वह खुद उसे तब तक पीटता जब तक उसकी आंतें बाहर न आ जातीं। लैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और प्रसन्नता भरी निगाहों से पूछा कि क्या लियू शेंग को भी उस आदमी से परेशानी है। हालांकि उसने तुरंत इस बात को कम करके आंका और हंसते हुए कहा कि हो सकता है एक बार जब उसकी असाधारण काया की पुष्टि हो जाए तो शी का परिवार खुद उससे अपनी बेटी से शादी करने की भीख मांगने लगे। लैन और लियू शेंग अंतरिक्ष यान से होकर चलने लगे। लैन यान की खिड़की के पास पहुंचा, अपनी बाहें पीठ के पीछे की और मुस्कुराते हुए बताया कि वे पहले ही पहुंच चुके हैं और हमारे लड़के से आकाश के द्वार को देखने के लिए कहा। लियू शेंग पास पहुंचा और एक विशाल द्वार देखा। लैन ने बताया कि यह वास्तव में प्रभावशाली था और बताया कि जब आयामी जानवरों के आक्रमण के कारण यमू तारा क्षेत्र ढह गया तो ये द्वार उनका अंतिम युद्ध क्षेत्र बन गया। एक जिज्ञासु निगाह से लियू शेंग ने मुड़कर पूछा कि वह विशाल डिस्क जो सूर्य घड़ी जैसी दिखती थी क्या थी। जब अंतरिक्ष यान उसके पास से गुजरा तो लैन ने बताया कि यह भाग्य की डिस्क है और यह वंश और असाधारण शारीरिक बनावट के स्तर का आकलन करती है। उन्होंने ध्यान से देखना शुरू किया और लैन ने बताया कि जो कहा गया था उसके अनुसार जब कोई सचमुच अमर वंश होता है, जैसे जैसे युग ढलता जाएगा डिस्क पर मौजूद सभी मोती एक ऐसी चमक से जगमगा उठेंगे जिससे तारे कांप उठेंगे और एक अविश्वसनीय घटना घटेगी। लियू शेंग की आंखें भ्रम से चमक रही थीं। उसने पूछा कि यह किस प्रकार की घटना होगी। लैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वीकार किया कि किसी को नहीं पता। यमू तारा क्षेत्र के निर्माण से लेकर उस क्षण तक भाग्य की तारकीय डिस्क कभी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुई थी। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी मुश्किल से आधे से भी कम को प्रकाशित कर पाए थे। थोड़ी देर बाद जहाज उतरा। उससे उतरने के बाद दोनों विशाल तारा द्वार के सामने पहुंचे। लैन सीढ़ियां चढ़ गया और शांत दृष्टि से लियू शेंग उसके पीछे चलने लगा। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी एक जादुई छड़ी पकड़े खड़ा था, एक दयालु मुस्कान के साथ। लैन ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि वह यमू तारा क्षेत्र के सर्वोच्च दिव्य संस्थान के निदेशक भगवान मोयुन पूरे क्षेत्र के कुछ सचमुच शक्तिशाली प्राणियों में से एक हैं। लियू शेंग ने उस बूढ़े व्यक्ति को ध्यान से देखना शुरू किया और महसूस किया कि उसकी आभा शेरिस जैसी ही थी। वह कम से कम 12वीं कक्षा का था, एक सच्चा प्रथम श्रेणी का योद्धा था और मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। उसी समय एक और अंतरिक्ष यान उतरने के लिए तैयार हुआ। सबका ध्यान उस पर केंद्रित था, जिससे वे कुछ उलझन में थे। लैन की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और ये देखकर कि वह आ गया है, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। लियू शेंग चुपचाप यान को देखने लगा। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। 2 शक्तिशाली योद्धा यान से उतरे और उनके सामने उतरे। उनमें से एक के बाल नारंगी रंग के थे। वह लैन गे था। शांत दृष्टि से वह अपने आदमियों के साथ लियू शेंग और अन्य लोगों की ओर चल पड़ा। लैन गे ने अपनी छाती पर हाथ रखा,
आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए मो यूं के सामने सम्मान के प्रतीक के रूप में अपना सिर झुकाया। अपने पिता की ओर से अभिवादन व्यक्त किया। लियू शेन का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसके दबंग और अहंकारी रवैये को देखकर उसकी आंखें शांति से भर गईं। वह समझ गया कि यह व्यक्ति भी एक स्तर 12 का योद्धा था, जिसकी शक्ति निर्देशक से कम नहीं थी। इससे उसे पता चला कि इस तरह के काबिल अनुरक्षक को वहन करने में सक्षम होने के कारण तार्कीय मार्क्विस के परिवार के पास वास्तव में एक प्रभावशाली आधार था। मो यूं ने अपनी दाढ़ी सहलाना शुरू किया और मार्क्विस लैन नुओ को उनके विचार के लिए धन्यवाद देने के बाद बताया कि वास्तव में इस अवसर पर भाग्य की तारकीय डिस्क का खुलना केवल उसकी उपस्थिति के कारण नहीं था, जबकि लैन की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वहां मौजूद लोगों में कोई ऐसा योद्धा है जो उसके ध्यान का पात्र हो। मो यूं जमीन की ओर देखने लगा और उसने पहले शुरुआत करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और भाग्य की तारामंडलीय डिस्क खुलने लगी। सबका ध्यान उस पर केंद्रित था और मो यूं ने घोषणा की कि वे एक असाधारण क्षण पर पहुंच गए हैं। भाग्य की तारामंडलीय डिस्क के साथ योग्यता मूल्यांकन, जो 1000 साल में एक बार ही होता है, आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और उसने सभी से बिना समय बर्बाद किए पास आने का आग्रह किया। मो यूं अपनी दाढ़ी सहलाने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे उस प्रतिभा के बारे में बहुत उत्सुकता थी जिसके बारे में फांसी के प्रमुख ने बात की थी, और यह जानने की उत्सुकता थी कि वे उसे किस तरह का आश्चर्य दे सकते हैं। लू शेन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं और वह शांत रहा। यह वीडियो का अंत है।